तो डबल सेंचुरी लगाकर निफ्टी है 25,000 के ऊपर और आज लगातार 8वें सत्र की तेजी है। जेरोम पावेल की महंगाई को लेकर और ब्याज दरों को लेकर जो बयान आए थे अमेरिका में, पावेल के बयान के बाद हमने देखा कि बाजारों का ग्लोबली मूड सुधरा है और भारतीय बाजार भी उसमें हो रहे हैं शामिल। तो आखिरी एक घंटे में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा। एक घंटे में हम तमाम खबरें, तमाम जो भी रिपोर्ट्स आई हैं उसको तो समझने की कोशिश करेंगे ही। आपके लिए अपने एक्सपर्ट्स के जरिए हम एक से बढ़ के एक ट्रेडिंग के सौदे भी आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की 5 बड़ी बातों के साथ। तो लगातार 8वें सत्र में बाजार आज ऊपर है। निफ्टी है 200 अंक ऊपर। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 250 अंकों के आसपास की तेजी है और 25,000 के ऊपर जाकर निफ्टी कारोबार कर रहा है। एक तरफा तेजी है, करीब हम देख रहे हैं कि 8 सत्र में 850 से लेकर 900 अंक बाजार चढ़ चुका है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, 51,200 के पास है निफ्टी बैंक। करीब 250 अंक ऊपर निफ्टी बैंक कारोबार कर रहा है। आईटी शेयर में आज चौतरफा खरीदारी है क्योंकि अमेरिका में अब दरें घटने की संभावना बढ़ गई हैं और कहीं न कहीं जो मंदी को लेकर आशंकाएं थी वो भी अब पीछे छूट गई हैं और इसके चलते आज फिर से एक रिन्यूड इंटरेस्ट आया है आईटी शेयरों में। बिरला सॉफ्ट का शेयर 5% ऊपर है, लेकिन निफ्टी आईटी के सभी 10 शेयर जो है आज मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और दिग्गजों की बात करें तो टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये 1 से 1.5% के आसपास की मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आरआईएल का शेयर भी आपको आज 1% ऊपर दिखेगा। ऑयल एंड गैस शेयरों में भी आज एक्शन है और सिर्फ ऑयल एंड गैस में नहीं बल्कि उसमें आप एनर्जी को भी जोड़ लीजिए तो पूरे एनर्जी पैक में आपको एक्शन दिखेगा। क्योंकि आप देखिए एनटीपीसी का जो शेयर है वो करीब 3% ऊपर है, ओएनजीसी का शेयर करीब 3% ऊपर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। ब्रोकरेज शेयरों में आज बड़ी तेजी है। जेम फाइनेंशियल का शेयर अब 13% ऊपर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा एडेलवाइस हो गया, एंजल वन हो गया, ये कुछ शेयर्स भी आज तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। तो ये रहा बाजार का पूरा हाल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो को अगर आप देखेंगे तो वो तेजी के पक्ष में ही है और खासतौर से अगर आप एफएनओ की शीट देखेंगे तो उसमें आपको रेशियो और बेहतर दिखेगा एडवांस डिक्लाइन का। तो चलिए 1 घंटे यहाँ से बच गए हैं बाजार बंद होने में और आपके लिए पूरी की पूरी पक्की वाली प्लानिंग करवाते हैं, अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे। लेकिन उसके पहले डिम्पी से जरा ये समझ लेते हैं कि वायदा बाजार से मूड क्या है, आंकड़े किस तरह के संकेत दे रहे हैं, किस तरह का डेटा फॉर्मेशन हो रहा है। डिम्पी, बढ़िया सत्र कहेंगे, आज पूरा जोश है बाजार में। 25,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल रह गया था, उसको भी पार कर लिया बाजार ने फिर से। अगला 1 घंटा आपको लगता है कि ये टिका के रखेगा बाजार, क्योंकि मूड तो पूरा इंटैक्ट है? देखिए जिस तरह से आज रिलायंस चला हुआ है और 35 रुपये पर आके 3,000 के ऊपर आके टिका है, जिस तरह से एचडीएफसी की पोजीशनिंग है, जिस तरह से आईटी ने हेल्प की है, जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप है, उससे ऐसा लगता नहीं कि बाज़ार को कोई दिक्कत है। हमने आपके सामने सुबह ही ये बात बोल दी थी और उस समय तो 25,000 आया भी नहीं था, तब भी हमने रिसर्च को भी बात बोला आप तैयार हो जाइए, 25,000 मार्केट लेके आने जा रहा है। लेकिन आप देखो 25,000 आने के बाद जो फॉलोअप और चाहिए होता है वो नहीं है। अच्छा, ये 200 पॉइंट के बाद भी हमको फॉलोअप की ज़रूरत है क्या? तो मेरा जवाब होगा उसमें ना, फॉलोअप की ज़रूरत नहीं है, क्लोजिंग की ज़रूरत है। आप 200 से यानी कि 25,000 के ऊपर बहुत मत लेके जाओ, लेकिन इसके ऊपर क्लोज करा दो, जिसकी मेरे को लगता है कि 100% चांसेस है कि क्लोज हो सकता है। तो इस बार जो निफ्टी के अंदर चला है मोमेंटम, ये करीब मैंने सुबह बताया था 5 तारीख को हम थे 24,000 पे और थोड़ा उससे भी एक बार हमारा इंट्राडे डिप आ गया था, बड़ा 24,000 मान के चलो रफ में, और आज हमें 25,000 पे। तो सिर्फ 20 सेशन के अंदर, इसमें कुछ एक ट्रेडिंग सेशंस लिमिटेड है जो हमने आपको ग्राफिक्स में डाल दिया, वो सेशंस के अंदर मार्केट ने पार्टिसिपेट किया, चर्निंग करी, आईटी का रोल आया, बैंकिंग का रोल आया, कैपिटल गुड्स का रोल आया, काफ़ी हद तक और शेयर्स भी थे सेगमेंट वाइज, उनका रोल आया और बाज़ार चला। और मैं इसमें से 5 बड़े बैंकों को, 5 बड़ी कंपनीज़ को भी क्रेडिट देना चाहूँगा, स्पेशली रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को, कि जिसने सेकंड हाफ में आके यानी कि मैं बोलूँगा कि 24,500-600 से शुरू होने के बाद ये 25,000 की जर्नी सारी के सारे रिलायंस को क्रेडिट दिया जा सकता है इसका। तो ये बहुत बड़े कंटेंडर हैं। आप ट्रस्ट मी, आप एडवांस डिक्लाइन रोज़ देखते होंगे, आप विक्स रोज़ देखते होंगे, लेकिन 5-6 शेयर का कंबाइन एफर्ट्स चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बाज़ार में किस किस का कितना कितना दम है, उसमें आईटी के बाद सबसे बड़ा प्लेयर ही रिलायंस आपको दिखेगा, अभी आप जो ग्राफिक्स में देख पा रहे थे। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, क्या 25,000 आना ही अचीवमेंट है क्या? देखो 25,000 आने पे आप फिर से अब ऑल टाइम हाई पे आ गए। अब आप इसमें ये मत सोचना कि 75 पॉइंट छूट गया, 70 पॉइंट छूट गए। अगर आप 25,000 के ऊपर क्लोज करके जा रहे हो तो इसका मतलब आप नियर टू ऑल टाइम हाई या ऑल टाइम हाई पे ही हो। अब आपको आगे के जर्नी के लिए नए ऊर्जा, नई फोर्स की रिक्वायरमेंट है।
क्या मैं फेड के चेयरपर्सन के बयान की फिर से वेट करूं? नहीं सर। क्या आपको कोई और खबर आएगी अर्निंग से? नहीं आएगी। तो फिर आप कैसे चलेंगे? तो आपके लिए ट्रिगर क्या है? तो फिलहाल ग्लोबल मार्केट और लिक्विडिटी के दम पर ही आप खड़े रहेंगे, इसलिए कोई भी डिप आएगा वो बॉट हो जाएगा जब तक कोई नेगेटिव या पॉजिटिव ट्रिगर नहीं आता। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो आज बैंक निफ्टी ने 51,000 का गैप किया था, 51,000 के ऊपर भी आया, 51,200 वाले लोगों को भी उसने काटा आज, लेकिन अभी उसकी क्लोजिंग 51,200 के ऊपर नहीं मिल रही है, हिम्मत करनी पड़ रही है उसको भी। तो जो बैंक निफ्टी का जो डर है वो एक राउंड का निकल चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत डर है। मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ, मैंने आपको सुबह भी ये लेवल्स बताए थे, अभी मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। 51,500 पार होते ही बैंक निफ्टी अपना रंग रूप अच्छे से दिखाना शुरू कर देगा। टिल 51,500 के ऊपर जब तक पार नहीं होगा, ये थोड़ा डरा हुआ, थोड़ा सा सहमा सा हुआ, बस और कुछ भी नहीं है। ये 50-50 से लेकर 51-50 यानी कि 50,500 से लेकर 51,500 के बीच का ये जो 1000 पॉइंट के रेंज है, ये टिपिकली बैंक निफ्टी की हीलिंग रेंज है। इसको ठीक करना कहते हैं कि मार्केट में ठीक हो रहा है, उसके बाद मार्केट अपने हिसाब से चलेगा। एक चीज़ बस मेरे को और नोटिस करवाने वाली है कि अगर आप जो भी पोजीशंस रख रहे हैं, जब हम ऑल टाइम हाई पे आएँ तो धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करने में भी समझदारी है। अब जिसका मान लीजिए 24,200 पे प्लस है, 24,400 पे प्लस है, 24,600 पे प्लस है, तो उनको चाहिए कि अपना 20-30% प्रॉफिट बुक करके सिस्टम में आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा प्रॉफिट बुक करें, बट मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि 30 से 40% प्रॉफिट ज़रूर बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चर्निंग है, ट्रेडिंग हैंड्स हैं, और आज इंडिया विक्स 2-2.5% ऊपर है। और मैंने अभी आज ओपन इंटरेस्ट में 12 बजे का भी चेक कर रहा था, तो ओपन इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग नहीं है निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो कभी भी कोई नेगेटिव खबर आई ना ग्लोबल मार्केट से, तो ये वापस भी आ जाएंगे नीचे, तो फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी उसी 30% को जॉबिंग करने का। ठीक, तो सेक्टर स्पेसिफिक ध्यान रखिएगा। बस इतना ही पॉइंट था आज तो नोटिस करवाने के लिए। आज मैं थोड़ा ज़्यादा मार्केट पे ध्यान भी नहीं दे पाया, इसके लिए मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, नहीं तो और बारीक चीज़ें आपको और बताते। कुणाल परार आज के हमारे मेहमान हैं, वो हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं। अंशुल जैन है और श्रीकांत चौहान। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अंशुल सर बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम निकाला। मेरे को पता है एक छोटी सी मिसहैपनिंग हुई आपकी एक फैमिली में, उसके लिए मेरी तरफ से कंडोलेंसेज है सर, मेरी तरफ से आप श्रद्धांजलि है। आपके एक परिवार के एक सदस्य का देहांत हुआ, और उसके साथ श्रीकांत चौहान मेरे को आज स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और साथ ही कुणाल परार भी हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया वापस से हमारा को समय देने के लिए। श्रीकांत सर जरा आप हमको गाइड कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। आप ये बात मान के चलिएगा किसी की 24,200, 600, 500, 600, 800 पे होगी कुछ ना कुछ बाइंग, कुछ ना कुछ सबकी बाइंग हो सकती है। उनको क्या करना है, और जिनकी कोई बाइंग नहीं थी उनको क्या करना है? या गुड आफ्टरनून डिम्पल जी, गुड आफ्टरनून अभिषेक। तो देखिए मुझे लगता है कि इस मार्केट में एक जो अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये काफी कॉशियसली बुलिश बायस के साथ अपवर्ड स्लोप कर रहा था मार्केट, एंड इवेंचुअली हम लोग अभी वापस प्रीवियस हाई के काफी नजदीक आ चुके हैं। ब्यूटी ये थी मार्केट की कि मार्केट में जब तेजी बनी, ओहो सॉरी 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 सॉरी, तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड की ब्यूटी ये थी कि जब इसमें तेजी बनी तो जितने भी इंडेक्स हेवी वेट स्टॉक थे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज है या आईटीसी, एचडीएफसी बैंक है, इनमें जो ट्रेंड था वो काफी ग्रेजुअल था, और जो एक्टिविटी देखी हमने, शायद टीसीएस, इन्फोसिस, उन्होंने कुछ लीड करके मार्केट को ऊपर कर लिया। तो मुझे लगता है कि अभी भी यहाँ से काफी गुंजाइश है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चले, एचडीएफसी बैंक चले, आईटीसी यहाँ से चल सकता है, ओएनजी से कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से 25,500 के लिए रेडी है। जिनके पास अभी पोजीशंस नहीं है, सबसे पहले मैं उनके लिए बोलूंगा कि यस, आप आपका व्यू स्टॉक स्पेसिफिक रखें। मार्केट में अगर कोई भी किसी भी रीजन से अगर करेक्शन आता है 200 पॉइंट का, तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं, क्योंकि 200-150 पॉइंट तक का मार्केट में करेक्शन आते हुए हमने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा है, लेकिन उसके बाद तुरंत ही मार्केट एक अपवर्ड रैली में कन्वर्ट हो जाता है। बट जिनके पास पोजीशंस है, मैं उनके लिए कहूंगा कि करंट लेवल पे यानी कि 25,050, 25,100 के करीब अब आपके पोजीशंस को थोड़ा कम कर लीजिए, 50% बिल्कुल कम कर लीजिए, क्योंकि मार्केट काफी चल चुका है। करेक्शन आता है तो वापस आप खरीद सकते हैं, या तो फिर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो भी है वो आप बना लीजिए, और आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए यहाँ से 24,800 का, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा मार्केट ने वक्त निकाला था। तो 24,800 का स्टॉप लॉस रखें, या तो करंट लेवल पे आधी पोजीशंस को बुक करें।
लेकिन फ्रेश खरीदना है तो स्टॉक स्पेसिफिक व्यू रखें और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। ठीक है। मोटा मोटी बात यह है कि गिरावट पर खरीदारी कीजिए। अगर आपकी पोजीशन है अगर निफ्टी में 24,800 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहिए, या फिर चाहे तो आप आधी पोजीशन वहां से एग्जिट कर सकते हैं, आधा मुनाफा वसूली उसमें कर सकते हैं आप। यह आपके लिए सलाह है। स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में आप अप्रोच रखिए। और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए ट्रिगर्स जो भी थे ना वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो गए हैं। डोमेस्टिक ट्रिगर आपको दिखेंगे नहीं। अगर हम इंटरनेशनल ट्रिगर्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जैक्सन होल की जो बैठक थी उस पर नजर थी, वहां से वो ट्रिगर आ गया है। अब जो जियोपॉलिटिकल थोड़ी सी अस्थिरता है, अनिश्चितता है मिडिल ईस्ट में, उसको लेकर नजरें बनी रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको स्टॉक स्पेसिफिक होने का समय आ गया है बाजार में। तो चलिए हम भी हो जाते हैं। हमारे तीनों के तीनों एक्सपर्ट तैयार हैं आपको स्टॉक्स बताने के लिए। और शुरुआत करेंगे कुणाल जी आपसे। नमस्कार, बताइए आपके शेयर्स कौन से हैं आज के? नमस्कार सर अभिषेक जी। दो स्टॉक है, दोनों खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला जो स्टॉक है जहां पे मुझे अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है, उस स्टॉक का नाम है पॉलिसी बाजार। नाउ ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे हमें एक अच्छी खासी मोमेंटम रिसेंट डेज में देखने को मिली है, लेकिन जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में यहाँ से अभी बढ़िया मोमेंटम हमें स्टॉक में देखने को मिल सकती है। तो पीवी फिनटेक, जिसका स्वीट नेम अगर मैं बोलूँ तो एक्सचेंज पे पॉलिसी बाजार के रूप में लिया जाता है, खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। टारगेट की बात कर लेते हैं तो जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आप नीचे में 1670 1670 का एक ऐसा मेंटेन करके चल सकते हैं। टारगेट की बात कर लेते हैं तो सबसे पहला जो टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है वो 1780 है, और 1780 जैसे ही ब्रेक होगा 1855 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो पॉलिसी बाजार है, और दूसरा स्टॉक सेंचुरी टेक्सटाइल है। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम हमें सेंचुरी टेक्सटाइल में देखने को मिली है रिसेंट डेज में। एंड स्टॉक जिस हिसाब से ट्रेड कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में अच्छी खासी मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। सो खरीदारी करके चलने की सलाह है। लोअर लेवल पे 2325 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। 2325 का टारगेट की बात कर लेते हैं, 2450 का पहला टारगेट है, और वो जैसे ही ब्रेक होगा 2540 का दूसरा टारगेट भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। कब तक होल्ड करके रखना है दोनों शेयर? सर जो अवधि है वो 4 से 5 दिन का है। ठीक है, 4 से 5 दिन का, यानी कि चाहे तो ये हफ्ता पूरा आप दे सकते हैं इन दोनों के दोनों शेयरों के लिए, सेंचुरी टेक्सटाइल और दूसरा शेयर पीवी फिनटेक। हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर टेक है या फिर फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाली न्यू एज जो कंपनीज हैं वहां पर बहुत अच्छा मोमेंटम बना है। आज के स्तर में आप देखिए होनासा कंज्यूमर, इसी सेगमेंट से अगर आप जोड़ लीजिए, वो शेयर करीब करीब 14-15% चढ़ गया। लेकिन पीवी फिनटेक 300 रुपए की रैली एक तरफा आई है इसमें पिछले 7 से 8 सत्र में। 1450 से लेकर 1750 का भाव एक तरफा तेजी आई है। आपके लिए टारगेट है 1780 के और 1855 के। पहला टारगेट बहुत दूर नहीं है, 1855 वाला टारगेट थोड़ा सा दूर है। 1670 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के इस शेयर में रखना। ये दो शेयर हो गए कुणाल जी के। अंशुल जी नमस्कार, आपके शेयर कौन से हैं सर? नमस्कार अभिषेक जी, नमस्कार डिम्पी जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। देखिए अभिषेक जी, लास्ट मंडे जब मैं लाइव था तब हमने डिस्कस किया था कि प्रोबेबली 1 से 1.5 हफ्ते में मार्केट ऑल टाइम हाई बनाता हुआ दिखेगा। वहां से 30-40 पॉइंट हम नीचे रह गए हैं। प्रोबेबिलिटी हाई है कि हम ना सिर्फ ऑल टाइम हाई टेस्ट करेंगे बल्कि उसको सरपास करते हुए दिखेंगे। अगेन उसकी वजह सिंपल है, वही जो मंडे डिस्कस किया था। एफआईआई की अगर ओवरऑल पोजीशन देखें तो नेट बेसिस पे अभी भी शॉर्ट है 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट, और ये मुझे न्यूट्रल जाती हुई दिख रही है, यानी हम जीरो पे आएंगे। तो अगर 1,64,000 कॉन्ट्रैक्ट कवर होते हैं तो 25,200 तक के टारगेट आराम से टेस्ट होते हुए दिखेंगे। मेटल और ऑयल एंड गैस स्पेस में लीडरशिप दिख रही है, तो दोनों स्पेस से बाई कॉल रहेगा। नेशनल एल्यूमिनियम बाई करना चाहिए 179-180 की जोन में। 174 का स्टॉप लॉस रहेगा और 186 का टारगेट रहेगा। दूसरा बाई कॉल रहेगा ओएनजीसी पे। 55 दिन का बेस ब्रेकआउट था, बेस ब्रेकआउट के बाद 24 दिन बेस ऑन बेस पैटर्न बना है, जहां से आज के सेशन में गैप अप ओपनिंग किकर पैटर्न के साथ हुई है। तो 327.50 328 की रेंज में बाई करना चाहिए। 323.50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 334.50 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। तो ये दो बाई कॉल रहेंगे मेरी तरफ से। ठीक है, ये दोनों के दोनों शेयर उन सेक्टर से हैं जो आज बाजार को सबसे ज्यादा ऊपर ले जाने का काम कर रहे हैं।
नाल्को हो गया मेटल से और ओएनजीसी हो गया ऑयल एंड गैस स्पेस से। ये दो शेयर टारगेट और स्टॉप लॉस आपके दोनों के दोनों स्क्रीन पर आ गए हैं दोनों शेयरों के लिए। आखिर में श्रीकांत जी आपके पास आएंगे, आपके शेयर कौन से सर? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि मेटल्स में काफी अच्छी तेजी बनी है। और अगर मेटल इंडेक्स अगर आप देखते हैं यूएस में जो भी और लंदन मार्केट में या तो आयरन ओर या तो जो डाउ जोन्स का जो मेटल इंडेक्स है वहाँ पे हमने कम से कम 4 से 5% की तेजी देखी है, लेकिन कई सारे स्टॉक्स अभी यहाँ पे चल चुके हैं। तो मैं कहूँगा कि कुछ टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में एचसीएल टेक्नोलॉजीज या टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक पे ध्यान रखना चाहिए। स्पेशली मैं कहूँगा कि एचसीएल टेक्नोलॉजीज पे फोकस करें क्योंकि इसने अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस किया है। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये स्टॉक रिलेटिवली काफी अच्छा आउट परफॉर्म कर रहा है। अपने ऑल टाइम हाइस को क्रॉस करना यानी 2024 फरवरी के हाइस को क्रॉस करना काफी बड़ा इवेंट है। यहाँ से स्टॉक 1850 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एचसीएल टेक्नोलॉजीज को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 1645 का स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा है। पोजिशनल कॉल है, कम से कम 3 से 4 दिन का व्यू रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक 1850 तक जा सकता है। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक है वहां पे मुझे लगता है कि कुछ केमिकल स्टॉक्स में भी और स्पेशली स्पेशलिटी केमिकल्स में हमने अच्छा खासा ट्रेंड देखा है। यहाँ पे हमें लगता है कि एसआरएफ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनानी चाहिए। काफी अच्छा एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाया है और एक ओवरऑल अगर आप देखें तो एक रेक्टेंगल फॉर्मेशन में स्टॉक ने काफी लंबा वक्त निकाला है। मुझे लगता है इस पर्टिकुलर रेंज से इसमें ब्रेकआउट आने वाले दिनों में देखने मिलेगा। तो ये स्टॉक भी कम से कम यहाँ से 2600 से लेकर 2675 के लेवल्स दिखा सकता है। तो करंट लेवल से एसआरएफ को लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखें 2445 का 2445 का स्टॉप लॉस रखें और एसआरएफ को करंट लेवल से लॉन्ग करें। ठीक है, दो शेयर एसआरएफ 2600 और पौने 2700 तक के टारगेट, 2445 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। और दूसरा शेयर है आईटी पैक से एचसीएल टेक और वहां पर टारगेट आपके लिए बनेंगे 1800 रुपए और 1850 रुपए के स्टॉप लॉस होगा 1645 रुपए का। लेकिन आईटी शेयर पूरे फ्लेवर में है। आईटी शेयर आज चल क्यों रहे हैं जरा इसको समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी अनीशा जैन हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि आईटी सेक्टर को बहुत ही बारीकी से ट्रैक करती हैं। अनीशा बताइए, फेड वाला ट्रिगर तो है ही, बाकी ट्रिगर्स क्या बन रहा है आईटी स्टॉक्स के लिए? जी, आईटी स्टॉक्स में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल रही है आज। सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि हमने देखा था यूएस मार्केट में फ्राइडे में काफ़ी तेज़ी थी। नैस्डैक का 1.5% ऊपर था, डाउ जोन्स 450 पॉइंट्स राइज किया था। तो उसके चलते हमने देखा है कि आईटी स्टॉक्स में थोड़ा लाइक टू लाइक बिहेवियर आता है, इसके चलते हम थोड़ी तेज़ी देख रहे हैं। सेकेंडली, जो रेट कट एक्सपेक्टेशंस है वो काफ़ी बढ़ गए हैं आफ्टर जे पॉवल कमेंट्री एट द जैक्सन होल सिम्पोजियम। तो लोग ये मान के चल रहे हैं सितंबर में रेट कट आ जाएगा। और जो हमने देखा है ग्रोथ कंपनीज है उनका जो डीसीएफ वैल्यूएशन कहते हैं हम, उस पर इम्पैक्ट आता है जब रेट कट्स होती है। तो उसके चलते भी एक थोड़ा सपोर्ट मिल रहा है आईटी स्टॉक्स को। थर्डली, क्योंकि ये जो रेट कट साइकिल यूएस में शुरुआत हो जाएगी उसके चलते स्पेंडिंग आईटी कंपनीज की यूएस में बेहतर हो जाएगी, यही अनुमान मान के चल रहे हैं। लास्ट 1-2 साल से हमने देखा था कि जो क्लाइंट स्पेंस है वो थोड़े सॉफ्ट थे, इसके चलते आईटी कंपनीज का जो ग्रोथ रेट था थोड़ा म्यूटेड था। बट अब जब यूएस इलेक्शन का वर्डिक्ट आ जाएगा, रेट साइकिल टर्न हो जाएगा, शायद वो अनसर्टनिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे एंड सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर से काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी, यही लोग अनुमान मान के चल रहे हैं। आईटी सेक्टर एनालिस्ट का भी यही कहना है कि शायद जो वर्स्ट था वो ओवर है सेक्टर के लिए। हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड्स नहीं आए थे इस क्वार्टर के बाद। मोस्ट ऑफ द कंपनीज ने अपना गाइडेंस मेंटेन किया था या फिर थोड़ा बढ़ाया था। जो कमेंट्री थी वो थोड़ी ऑप्टिमिस्टिक थी। तो वो सब फैक्टर्स साथ में आके थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं आईटी स्टॉक्स को एंड आज भी हम देख रहे हैं वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स है। ठीक है अनीशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये पूरा का पूरा आईटी का पूरा रिकॉर्ड बताने के लिए कि क्या है, कितना रिटर्न आया, क्या रीजंस हैं, क्या इसके पीछे की बात है। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ बने हैं कलकत्ता से। राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आईटी में एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी का नाम बता दीजिए जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट, बिजनेस ठीक है और इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। पैनल में जो मित्रगण सबको नमस्कार। आईटी अनीशा ने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से फ्राइडे को नासडैक वगैरह में तेजी देखी गई, खास करके इस बात के बाद
जबकि फेड चेयरमैन पावेल साहब की कमेंट्री से कुछ हिंट मिले जैक्सन होल में कि शायद बहुत जल्द रेट कट चालू हो जाए, तो उसके बाद से ही हमने देखा कि बढ़त होती है और ऐसा लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी स्प्रेड्स हैं वहां पर बढ़त होती हुई नजर आएगी। अब रहा सवाल की वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट आता है, तो जो फ्रंट लाइन के दोनों कंपनियां हैं टॉप लीग की टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों में ही हमारा कंफर्ट आता है। टीसीएस की खास बात की जाए तो पहली तिमाही के नतीजे अगर आप देखो तो खासे इंप्रेसिव रहे थे। कंपनी के फोकस जो है वो आरओई बढ़ाने में, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में है और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में मार्जिन बेहतर हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। और जो जिस तरह की बोर्ड बेस्ड ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कंफर्ट है। दूसरे अगर आप देखो तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। जेन एआई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। वीकेंड पे कंपनी के बयानात आए, वो एक सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे अगर आप देखो तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। हालांकि अब ये बायबैक का जो सिलसिला था वो आगे आने वाले दिनों में शायद कम होता हुआ या बंद होता हुआ नजर आए, लेकिन उसे दरकिनार भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये कामकाज कर रहे हैं, एट्रिशन रेट कम हो गई है, बीएफएसआई सेगमेंट धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है और सारी ज्योग्राफीज से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये दोनों कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। मिड कैप की बात की जाए तो हमारे रडार पे इस वक्त इंटेलेक्ट डिजाइन है, जो हमें लगता है कि अपने प्रोडक्ट वगैरह को लेकर के एक अच्छी बढ़त दे सकता है। ओके ठीक, इंटेलेक्ट डिज़ाइन आप बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अच्छा बढ़त दे सकता है। ठीक है डन सर। सर इसमें से कोई ख़राब शेयर आइडेंटिफाई कर रखा आपने जहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही चल गया वो? देखिए ऐसा तो इस वक्त ऐसा कोई है ही नहीं कि बहुत ज्यादा चल गया हो, क्योंकि आईटी आउट ऑफ फ्लेवर रहा है बहुत दिनों से। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ एक स्टॉक्स जैसे कि बिरला सॉफ्ट है, जेंसार टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो नई एंट्री की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां खराब है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन हो गया है तो वहां थोड़ा सा कूल ऑफ का इंतजार करना चाहिए। ठीक है डन सर डन। तो मैंने वैसे ही पता किया, मतलब कई बार होता है ना नज़र आदमी की चली जाती है। जैसे ओरेकल फाइनेंस एक बार दिखाएंगे तो काफ़ी अच्छे से चला हुआ था शेयर, वो एक बार ज़रा दिखाएंगे। ओरेकल फाइनेंस के नंबर्स आए थे लास्ट 2 क्वार्टर्स में बैक टू बैक, काफ़ी अच्छा चला। आप 6 महीने का चार्ट दिखाना ओरेकल फाइनेंस का, 6 से करीब 8 महीने तक का चार्ट। 6 महीने का भी दिखा दोगे तो 2 क्वार्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। अभी रिजल्ट पूरे हुए हैं इसके। 6 महीने दिखाओ बॉस, 6 मंथ्स। ये देखो 44% है, करीब 3400 रुपये शेयर चला है। ये 7,000 का शेयर हुआ करता था। हाँ बट ये वन ऑफ हो सकता है, तो इसलिए मैंने सर से थोड़ा आइडिया लिया था कि भाई कोई कहीं आपको थोड़ा वैल्यूएशन वगैरह ज़्यादा अच्छा ख़राब लग रहा तो बता देना। सर ने 1-2 शेयर आपको थोड़ा नोटिस करवाए हैं, आप देखते रहिएगा सारे शेयर्स के बारे में। ठीक है जी, आगे बढ़े। अब जरा आज की कुछ लॉन्ग पोजीशंस पे मैं वापस लौट आता हूँ। यहाँ पर आज अच्छी पोजीशनिंग हुई है मार्केट की, एक बार जरा वो आपके सामने रखता हूँ। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वन ऑफ है या फिर अभी और चल सकता है? एक बार ज़रा चेक करवाता हूँ राजेश सर से, अपना अंशुल से चेक करवाता हूँ। अंशुल जी एक बार ज़रा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चेक करना, ये वन ऑफ है आज का मूव या फिर एक कंटिन्यू ड्रैग और करेगा? देखिए डिम्पी जी, शो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि लीडरशिप आपको मेटल्स से मिलेगी, तो मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील मेरी टॉपिक है, लेकिन उतना ही सेल में भी स्ट्रेंथ है। एक 50 डे मूविंग एवरेज 142 पे रेजिस्टेंस आएगा, बट ओवरऑल ये स्टॉक मुझे 154 तक जाते हुए दिख रहा है। तो किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो सेल में की जा सकती है, बट टॉपिक एनी डे जेएसडब्ल्यू स्टील फॉलोड बाय हिंडाल्को है। सेल चौथे नंबर पे आता है हमारी पिक में इन टर्म्स ऑफ मेटल स्पेस। ठीक है डन, चौथे नंबर पे आता है। तो आपके पास पहले 2-4 शेयर हैं बताने के लिए, ऑलरेडी आपने पहले शुरुआत में भी, सच बात है आपने बताया भी था, और ये बात भी उतनी ही ठीक है जैसे हमने भी आपको कई बार नोटिस कराया कि ग्लोबल मार्केट्स जब भी ठीक होंगे, आईटी और मेटल्स दोनों में आप शेयर छांटना शुरू कीजिएगा, ये सेक्टोरली बेनिफिट भी आप तक पहुँचा देंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का तुरंत लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार अपनी 200 अंकों की बढ़त को बरकरार रखने में कामयाब है और निफ्टी 25,000 के ऊपर टिका हुआ है और निफ्टी बैंक की तेजी हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी कम हुई है, फिर भी 200 अंकों पर है निफ्टी बैंक और 51,150 के आसपास कर रहा है कारोबार।
अब आपको एक ऑप्शंस का बेहतरीन सौदा बताएंगे और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। हमारे साथ जुड़ गए हैं नीलेश जैन। नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका ET Now स्वदेश पर। बताइए क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? वेरी गुड आफ्टरनून टू अभिषेक जी। देखिए, सबसे पहले तो सेक्टर स्पेसिफिक IT सेक्टर में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है और ये मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से कंटिन्यू होना चाहिए। विद इन IT पैक टेक महिंद्रा ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पे लगभग 5% से ज्यादा का हुआ इजाफा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो स्ट्रॉन्ग बिल्डअप, साथ ही साथ काफी अच्छे रोल ओवर डेटा अब तक हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे टेकम में मोमेंटम हम अगले 2-3 दिनों में कंटिन्यू होता हुआ देख रहे हैं 1660 1680 तक की ओर। इसीलिए यहाँ पे 1620 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 19 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड हो रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस होगा 11 रुपए का। पहला टारगेट 30 का होगा, दूसरा टारगेट 40 का होगा। तो ये ऑप्शन 20 रुपीज वाला लगभग यहाँ से डबल हो सकता है 40 रुपीज तक के नेक्स्ट टारगेट के लिए। अगर हम इसके लॉट साइज की बात करें तो इसका लॉट साइज 600 का है। इसीलिए इन टर्म ऑफ रुपीज अगर हम देखें तो 5400 का रिस्क है एंड 12,000 तक के रिवॉर्ड यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो टेकम का अंडरलाइन हमें यहाँ से 1660 1680 तक की हो जाता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे कॉल ऑप्शन की जरिए खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, कॉल ऑप्शन के जरिए खरीदारी करनी है। अगस्त सीरीज की ही कॉल है, यानी कि आपके पास 4 दिन के आसपास का समय है। टेक महिंद्रा 1620 वाली कॉल खरीदनी है आपको। 18 से 20 रुपए के भाव पर मिल जाएगी। लक्ष्य 30 से 40 रुपए, स्टॉप लॉस 11 रुपए। अधिकतम मुनाफा जो है 12,000, अधिकतम नुकसान 5,400, यानी कि आधे से भी थोड़ा सा कम। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करें 1:2 का, मतलब ठीक ठाक यहाँ पर है टेक महिंद्रा की इस कॉल में। शेयर की बात करें 2-2.25% ऊपर फिलहाल ये कर रहा है कारोबार। 1634 रुपए के आसपास का है भाव। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी ऑप्शंस के जरिए भी IT शेयर में हमारे दर्शकों को देने के लिए। राजेश जी, आपके पास आएंगे। बाजार में एक जो चीज़ आज दिख रही है ना, वो ये कि जो ब्रोकिंग वाले स्टॉक्स हैं, जेम फाइनेंशियल हो गया, मोतीलाल ओसवाल हो गया, ये बहुत तेज़ रफ्तार से चल रहे हैं। मोतीलाल ओसवाल की बात करें, शेयर करीब 9% के आसपास ऊपर है। जेम की बात करें 14% ऊपर है। एडलवाइस भी चल रहा है। आप जरा बताएंगे कि किसी को अगर इसमें से कोई शेयर चुनना हो सर, क्या लंबी अवधि का कोई बेट हो सकता है या फिर छोड़ दें इस सेगमेंट को? मेरे ख्याल से छोड़ देना चाहिए इस सेगमेंट को। ये जो मूवमेंट चल रही है बाजार के कारणों से चल रही है, रेदर देन एनी फंडामेंटल चेंज। अगर इन तीनों में कोई एक ही चुनना हो तो मैं समझता हूँ मोतीलाल ओसवाल थोड़ा बहुत बेहतर बैठता है। लेकिन मेरी सलाह में ये रहेगा कि इसमें ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज खोजी जाए रेदर देन गोइंग फॉर इन्वेस्टमेंट। बिकॉज अभी देख रहे हैं जैसे हम लोग की FNO वगैरह को लेकर के जिस तरीके की चिंताएं सारे रेगुलेटर्स बता रहे हैं, अगर कुछ ऐसा रेगुलेशन आता है तो एक वक्ती तौर पे इनके कमाई पे थोड़ा फर्क बिल्कुल पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस बात निवेश के लिए थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, अवॉइड कीजिए, निवेश वाले शेयर नहीं है। मार्केट के मोमेंट में ये शेयर दौड़ लगा रहे हैं, तो आपके लिए राजेश जी की ये खास सलाह। लेकिन चलिए 3 बज गया और ये समझ लेते हैं कि मार्केट एट 3 में आज फोकस कहां पर है। हमारे साथ जुड़ गए हैं ये खास सेगमेंट लेकर हमारे सहयोगी जिने। जिने बताइए कहां पर फोकस है आज, क्या खबरें आई हैं? खबरों के दम पे पहला स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा बंसल वायर्स। इन्वेस्टेक की रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने इनिशिएट किया है बाइंग रेटिंग और जो टारगेट प्राइस दिया है वो है 440 रुपये का। उनका मानना है कि कंपनी में काफ़ी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ है और उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो इन्वेस्टेक को काफ़ी पसंद आती है। आगे चलकर कंपनी में काफ़ी अर्निंग्स पोटेंशियल वो देखते हैं और 40% प्लस EBITDA CAGR उनका अनुमान है FY 2027 तक की कंपनी करेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा शिल्पा मेडिकेयर। कंपनी ने जो सक्सेसफुली अपना फेज़ 3 क्लिनिकल स्टडीज़ कंप्लीट कर दी है अपने एक ड्रग प्रोडक्ट के लिए जिसका नाम है SML NUD07। ये जो ड्रग है वो ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है पेशेंट जो फैटी लीवर डिजीज़ के लिए कर रहे हैं उनके लिए। दूसरा स्टॉक जो फोकस में रहेगा वो होगा जाइडस लाइफ। सिटी ने जो अपना सेल रेटिंग बरकरार रखा है, उनका जो टारगेट प्राइस है वो है 890 रुपये। उनका मानना है कि जो टेवास जेनरिक का लॉन्च है उसके कारण से कंपनी की जो प्रोडक्ट की सेल है, जो कि
प्रोडक्ट का नाम है एसएल कॉल HD, उसमें जो है 40 से 50% की गिरावट नज़र आ सकती है। इसी के ऊपर अभी जो कंपटीशन राइज हो जाएगा उससे जो है कंपनी को लॉस या फिर इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट देखने मिल सकता है, जो कि मार्केट अभी प्राइसिंग नहीं कर रहा है, ये जो है सिटी का मानना है। मूविंग ऑन, भेल फोकस में रहेगा। कंपनी को एक बड़ा 11,000 करोड़ का ऑर्डर मिला। ये ऑर्डर जो है पावर प्रोजेक्ट के लिए मिला है अडानी पावर के द्वारा। इसके बाद जेन टेक्नोलॉजीज फोकस में रहेगा। कंपनी जो है 1000 करोड़ का QIP किया था, और अगर हम इसमें कई इन्वेस्टर्स के नाम देख लें तो हमें नज़र आ रहे हैं कोटक म्यूचुअल फंड, मोतीलाल म्यूचुअल फंड, बंधन म्यूचुअल फंड, व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड, बाकी सारे की इन्वेस्टर्स में। ठीक है, तो ये कुछ 3 बजे तक का मार्केट का सारा एनालिसिस करके आपको सामने मेरे सहयोगी जिगर लेके आए थे आपके सामने। अब हम थोड़ा और ट्रेड समझते हैं आगे की, या कुछ और ऐसे समझते हैं ट्रेड जहाँ पर थोड़ा पैसा और बन सकता है। पहले मैं आपके सामने जरा अनवाइंडिंग और शॉर्ट्स के शेयर भी पता करता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि तेज़ी वाले ही शेयर ही हैं। ZS का तो आपको पता लगी गया होगा। ICICI प्रूडेंशियल लेके आना एक बार ICICI प्रूडेंशियल लेके आइए। श्रीकांत सर एक बार ज़रा चेक करना ICICI प्रूडेंशियल शेयर, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग करवा रहा है, शॉर्टिंग वही है, थोड़ा बिल्डअप ज़्यादा है इसलिए पूछ रहा था मैं। बिल्कुल, तो देखिए अगर ICICI प्रूडेंशियल के टेक्निकल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक बड़ी रैली के बाद इसमें एक कंसोलिडेशन हो रहा है। साथ ही साथ स्टॉक ने अभी नियर टर्म में अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस किया था, और ये जो ऑल टाइम हाई बना था इसका वो सितंबर 2021 में बना था, जब निफ्टी था समवेयर अराउंड 18,000 19,000 के करीब था ये। तो वहां से निफ्टी ने तो काफी बड़ा परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन ये स्टॉक रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहा है। बट एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि ये जस्ट एक करेक्शन है, और 700 रुपए के करीब इसमें बढ़िया सपोर्ट बना हुआ है। तो 700 रुपए के करीब का स्टॉप लॉस रखे, यानी 700 के नीचे का स्टॉप लॉस रखे, और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस से एक बार 750 या 770 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो थोड़ा सा एक और साइडवेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न देखने मिलेगा, लेकिन हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनी है, तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट हाई जो बनेगा वो वापस 750 के ऊपर का बन सकता है। तो 770 के टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक है, डन। तो एक टारगेट आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। एक दो शेयर मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आज हमने टाटा टेक के बारे में सुबह बातचीत की थी, रजत बॉस ने भी आपको बताया था कि ये फंडामेंटली बेहतर शेयर है जिसको रखा जा सकता है। कुणाल परार एक बार जरा आप चेक करना, 1048 का है, आज का 1%, और इसके अलावा 1-2 दिन पहले भी 1-1.5% का गेन है हमारे पास। तो से मान लो हमारे पास गेन है, इसके अंदर बने रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना, प्रॉफिट तो नहीं बुक करना जल्दी जल्दी। वैसे हमारा टारगेट इसमें बहुत बड़ा है, का जो टारगेट है सेम टारगेट मेरा भी है, बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, 1048 के अराउंड है। एंड जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में ये स्टॉक फिलहाल नियर टर्म में 1152 1152 और 1152 अगर ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे ये 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे ये लेवल दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के बारे में सोचूं, मीडियम टर्म के बारे में सोचूं, तो लाइकली चांसेस है ये स्टॉक हमें 1500 प्लस के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये स्टॉक में अगर IPO में भी अगर आपको लगा है और लॉस हो रहा है, बट ऑब्वियसली क्योंकि लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी लेवल पे एक बार एवरेज करके चलना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखाने के लिए रेडी है। ठीक है, डन। तो अच्छे लेवल्स दिखा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग के सभी के शेयर्स हम आपके सामने धीरे धीरे करके रख रहे हैं। छोटा सा ब्रेक ले लें क्या? ब्रेक लेना है प्रोड्यूसर साहब कि आगे बढ़े, शेयर्स पूछ लें और ब्रेक ले लेते हैं। तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे शेयर्स पूछते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार की बात करें, निफ्टी 25,000 के बिल्कुल करीब आकर कारोबार कर रहा है। ऊपरी स्वरों से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर आई है, और दोनों इंडेक्स की अगर बात करें निफ्टी की और निफ्टी बैंक की, तो प्रॉफिट टेकिंग जो आई है निफ्टी बैंक में थोड़ी सी ज़्यादा आई है। निफ्टी बैंक 200 अंकों पर है, 51,150 के आसपास कारोबार कर रहा है। मेटल, IT, ये जो दो पैक हैं आज बाजार को सबसे ज़्यादा सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि सेल, नाल्को, हिंद कॉपर, हिंडाल्को 4 से 5% के गेन से,
और वायदा के सबसे ज़्यादा चढ़ने वाले शेयरों में ये शामिल हैं। राजेश सर, एक बार आप ये बताइए कि ये जो तेज़ी है इस पर क्या किसी को मान लीजिए थोड़ा निवेश के एंगल से अगर दांव लगाना हो, क्या ये भरोसा करें ये टिकेगी या फिर ये ट्रेडिंग बाउंस से ये फिजल आउट हो जाएगी आने वाले दिनों में? राजेश सर, राजेश सर को शायद आवाज नहीं जा रही है। फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे राजेश जी को, लेकिन कुछ और शेयरों पर चलिए हम व्यू ले लेते हैं। ये लौटेंगे इस बार ये मेटल स्टॉक्स की तेजी पर, लेकिन एक स्टॉक अगर आप देखेंगे आज जाइडस लाइफ करीब करीब 6% नीचे आकर ये शेयर कारोबार कर रहा है और बिल्कुल दिन के निचले स्तरों से कोई रिकवरी दिखाई नहीं। दरअसल इस पर सिटी की बिकवाली की राय है और लक्ष्य दिया है 890 रुपए का, यानी कि यहां से भी काफी नीचे का 200 रुपए, 225 रुपए यहां से भी नीचे का टारगेट है। 6% नीचे ये कारोबार कर रहा है जाइडस लाइफ। इसके बारे में जरा आप राय दीजिए श्रीकांत जी, क्या यहां से भी इसको बेच सकते हैं या फिर अब छोड़ दें? देखिए, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक में हमने काफी बड़ी रैली देखी थी और एक बड़ी रैली के बाद एक अच्छा खासा करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में हो रहा है। एंड मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्टिकुलर स्टॉक को या ये कंपनी को देखा है कि ये कई सारे ऐसे एक्विजिशंस करता है, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो जाता है, थोड़ा करेक्शन भी कर लेता है, लेकिन उसके बाद वापस से ये रैली रिज्यूम करता है और काफी मैं कहूँगा कि काफी अच्छे ओवरऑल ट्रैक पे ये कंपनी चल रही है। तो अभी जो चल रहा है, मुझे लगता है कि जो रिसेंट एक्विजिशन जो भी किया है उसकी या टेक ओवर जो भी किए हैं प्रोडक्ट्स के या कंपनी के, उसके वजह स्टॉक में काफी अच्छा सपोर्ट है। यानी यहाँ से कम 4-5% की रिस्क है, लेकिन ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर यहाँ पे लंबी अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल इसे पकड़ के रखें। हमें लगता है कि ये स्टॉक में परफॉर्मेंस देखने मिलेगा। वेरी शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है यस थोड़ी सी दिक्कतें रहेगी, लेकिन यहाँ से लंबी अवधि का नजरिया रखिए और इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि 1000-1050 के रेंज में इसमें कुछ आप नई फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। ठीक है, 1000-1050 की रेंज में आप फ्रेश पोजीशन भी जाइडस लाइफ के शेयर में ले सकते हैं। लेकिन मिड कैप में, स्मॉल कैप में भी आज रौनक है। स्मॉल कैप के इंडेक्स ने आज नया हाई बनाया है। एक शेयर जहां पर लगा है 20% का ऊपरी सर्किट, वो शेयर है NIIT। स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी ये कंपनी है, बजट में भी इसको लेकर बड़े ऐलान हुए थे, लेकिन आज क्यों तेजी हो रही है, आज ये सर्किट क्यों लगा है NIIT के शेयर में, बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे जुड़ गए हैं। वरुण बताइए, NIIT 150 रुपए के ऊपर निकल गया, 20% का सर्किट लगा हुआ है, रीजंस क्या है इसके? देखिए, NIIT लिमिटेड के स्टॉक प्राइस में जो अच्छी खासी तेज़ी हुई है उसका कारण है इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में या फिर इस कंपनी में बड़े निवेशकों की एंट्री। अब देखिए, शुक्रवार को इस स्टॉक में करीब 35 लाख शेयर्स के बड़े सौदे हुए थे और उसमें बाजार के दिग्गज निवेशक रमेश दमानी ने 127.5 के भाव पे करीब 8 लाख शेयर्स स्टॉक में जो है वो खरीद लिए हैं। अब देखिए, इसके पहले अगर आप देखेंगे तो जून तिमाही में इनका नाम जो है बड़े शेयर होल्डर्स में नहीं था, लेकिन अब इनकी एंट्री जो है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। करीब 0.5% के आसपास का हिस्सा जो है इन्होंने इस कंपनी में खरीदा है। अब देखिए कि इनके अलावा काफ़ी सारे और बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं जो कि इस कंपनी में ऑलरेडी स्टेक रखते हैं, जैसे कि निपॉन लाइफ AMC का करीब 8.2% के आसपास का हिस्सा है, मैराथन एज इंडिया फंड का 3% के आसपास का हिस्सा है, MIT का करीब 6% के आसपास का हिस्सा जो है वो इस कंपनी में ऑलरेडी है। और काफ़ी सारे ट्रिगर्स है जिसके कारण बड़े फंड्स और बड़े निवेशक जो है इस कंपनी में बाइंग कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप इस कंपनी के नतीजे देखेंगे तो जून तिमाही के नतीजे अच्छे थे और FY25 के लिए अगर आप देखेंगे तो 380 से 400 करोड़ रुपए के आसपास की आय का जो है वो अनुमान ये कंपनी लगा रही है। कंपनी में मैनेजमेंट बदलाव भी हो रहे हैं जो कि अच्छा माना जा रहा है और हाल ही में आपने देखा था कि बजट में स्किल इंडिया के लिए करीब 60,000 करोड़ रुपए के आसपास के बजट का ऐलान हुआ था और अगले 5 साल में 20 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देने की बातें हुई थी और ये सब जो है वो इस कंपनी के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। वैसे भी अगर आप देखेंगे तो आज तो स्टॉक में तेज़ी है, लेकिन इसके पहले भी अगर आप देखेंगे तो अच्छी खासी तेज़ी स्टॉक में देखने मिली है। पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो 90% से ज़्यादा की तेज़ी जो है ऑलरेडी ये स्टॉक दिखा चुका है। तो वैसे ही फंडामेंटल्स अच्छे थे और अब बड़े निवेशक और खासकर रमेश दमानी का नाम सामने आना इस स्टॉक में खरीदारी के लिए, उसके चलते आपने देखा स्टॉक में अच्छी खासी 20% का अपर सर्किट देखने मिला। ठीक है, शुक्रिया वरुण। छोटे साइज की कंपनी है NIIT
इसी में से एक कंपनी निकली NIT लर्निंग के नाम से, और मार्केट कैप की बात करें मतलब 2-2.5 करोड़ रुपए के आसपास ही कंपनी, कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन ट्रिगर बना था इसके लिए बजट का, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट को लेकर बड़े ऐलान हुए थे, जैसा कि वरुण बता भी रहे हैं, और शेयर चला है वैसे ही। आज तो 20% ऊपर है ही, क्योंकि रमेश दमानी की एंट्री हुई है। और होता ये कि जब भी बड़े निवेशक आते हैं तो थोड़ा सा बाजार उसको चीयर करता है कि अच्छा जरूर कुछ न कुछ देख के वो निवेशक एंट्री कर रहे हैं कंपनी में, इस छोटे साइज की कंपनी में भी। एक साल में 92% के आसपास के रिटर्न NIT लिमिटेड ने अपने शेयरधारकों को कमा के दिए हैं। राजेश जी, NIT लिमिटेड आपको कितना भरोसा है सर, और क्या ये पोर्टफोलियो स्टॉक है या फिर मोमेंटम वाला स्टॉक है कि मोमेंटम में है तो चलेगा, राइड्स कर लें, क्या लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि के लिए स्टॉक में बने रहना चाहता है तो बने रह सकता है, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछली तिमाही में जहां मिड कैप IT में उतनी कोई अच्छे रुझान नहीं थे, इस कंपनी ने करीब करीब 10% रेवेन्यू पे और करीब 8% बॉटम लाइन पे ग्रोथ दिखाई थी, और मैनेजमेंट ने अपने कॉन कॉल में ये कहा था कि आने वाले दिनों में वो 10% की जो ग्रोथ मोमेंटम है उसे आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मेंटेन करते हुए नजर आएंगे। वैल्यूएशन अच्छे हैं, आपने सही कहा कि बहुत छोटी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, लेकिन मुझे लगता है 180 के टारगेट के साथ इसमें बने रहना चाहिए, और कोई के पास है तो बने रहना चाहिए। अभी खरीदारी का तो मौके है नहीं, क्योंकि सर्किट में लगा हुआ है। ठीक है, बने रहने की सलाह है आपको NIT लिमिटेड के शेयर में, अगर आपके पास है तो। लेकिन राजेश जी, थोड़ी देर पहले आपके पास आवाज़ नहीं जा रही थी, मैं मेटल के बारे में पूछ रहा था, क्योंकि आप देखिए आज तमाम शेयर चल रहे हैं, वेदांता हो, चाहे NMDC हो, या फिर हिंडाल्को हो, नाल्को हो, सेल, हिंद कॉपर, जो भी स्टॉक उठा लिए सब चल रहे हैं। ये ट्रेडिंग बाउंस है या फिर किसी तेजी का संकेत है राजेश जी? इस पे कितना भरोसा करें मेटल की तेजी पर? देखिए, मेटल की तेजी अगर आप कहो ना तो बहुत ज्यादा डिपेंड करती है चाइना के फैक्टर्स पर, लेकिन आज की डेट में जैसा हुआ है, जो US से निकल के आया रेट कट वगैरह को लेकर के, दूसरे जो भारत में भी बड़े बड़े कैपेक्स अनाउंस हो रखे हैं, फिर वो चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ वगैरह में स्टील को खासा बेनिफिट होगा। मेटल एज ए स्पेस में अगर कोई चुनना हो तो मैं समझता हूँ स्टील एक बेहतर स्थिति में रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को लेकर के। दूसरे जो सेक्टर्स भी बढ़ेंगे, बट स्टील में हमारी ज्यादा पॉजिटिव व्यू है, जिसमें हम समझते हैं कुछ एक चुनिंदा कंपनी जैसे कि जिंदल स्टील एंड पावर बहुत अच्छा ग्रोथ दे सकती है, बावजूद इसके कि नीचे के लेवल से देखेंगे तो बहुत बढ़ गया है। पहली तिमाही के नतीजे अच्छे आए थे, सेल्स वॉल्यूम अच्छा था, रियलाइजेशन हल्के थोड़े लो हुए थे, लेकिन कोकिंग कोल प्राइसेस वगैरह के जो कूलिंग ऑफ हुई है, प्लस इनके खुद के पावर है, जो अंगुल में प्रोजेक्ट रैंप अप हुआ है, डेट में बहुत बड़ा अच्छा फोकस करके इन्होंने डेट अच्छा खासा रिड्यूस कर दिया है। मुझे इन सब चीजों के कारण से JSPL पे बहुत भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि साल 1.5 साल अगर कोई रखता है तो यहाँ से 10-15% के आसपास की ग्रोथ हो सकती है। और दूसरा अगर देखेंगे तो बहुत पिटा हुआ स्टॉक में सेल है, जो कि पहली तिमाही के नतीजे खराब आए थे क्योंकि डोमेस्टिक प्राइसेस डाउन थे चाइना इंपोर्ट्स के कारण से, लेकिन फिर वही बात है, कोकिंग कोल के प्राइसेस डाउन होते जा रहे हैं, डेट इन्होंने करीब करीब जो 350 बिलियन का उसे रिड्यूस करने के संकेत दिए हैं कि 300 तक कर देंगे। फोकस केपेक्स पे है, और 20 मिलियन टन की जो कैपेसिटी है उसे 35 मिलियन टन FY 32 तक करने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ दिनों पहले एक ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आई थी कि कुछ 2-3 कंपनियां सेल पे मर्ज होंगी। अगर वैसा कुछ होता है तो वॉल्यूम में, बॉटम लाइन में बहुत बड़ा जंप देखने को मिलेगा। उसे इस वक्त दरकिनार भी रखा जाए तो वैल्यूएशन के लिहाज से मुझे लगता है कि कंफर्ट दे रहा है। ठीक है, सेल वैल्यूएशन के लिहाज से और प्राइस के लिहाज से कंफर्ट दे रहा है, इसको आप चुन सकते हैं। और दूसरा शेयर है JSPL, उस पर राजेश जी का कन्विक्शन है। तो ये मेटल में आपके लिए स्टॉक पिकिंग हो गई, क्योंकि इतने सारे शेयर जब चल रहे हो ना तो कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि इसमें से बेहतर कौन है प्राइस के लिहाज से और ग्रोथ के लिहाज से। तो 2 शेयर राजेश जी ने आपको चुन के बता दिया है। चलिए 3:18 हो गए, फटाफट अपने एक्सपर्ट से ये जान लेते हैं कि उनकी BTST की या फिर STBT की रणनीति कौन सी है। शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे, BTST या फिर STBT ट्रेड, क्या होगा आपका? अक्षय जी, मार्केट में तेजी दिख रही है तो मैं BTST के साथ ही जाना चाहूंगा। मेट्रोपोलिस में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया है, पिछले 21 दिन में 41% और पिछले 13 दिन में 30% ओपन इंटरेस्ट राइज हुआ है, तो बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन बनी है और 20 डे मूविंग एवरेज पे कंसोलिडेशन है, फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न है, तो इसको 2100 रुपए पे BTST करना चाहिए। 2060 का स्टॉप लॉस रहेगा और इमीडिएट टारगेट 2150 का रहेगा।
तो यहाँ से मेट्रोपोलिस को लॉन्ग करना चाहिए। मेट्रोपोलिस एक बार अंशु जी, एक बार टारगेट एक बार फिर से रिपीट करेंगे आप? 2150 का टारगेट रहेगा, 2150 रुपए का। ठीक है, 2150 रुपए का डॉट 2100 रुपए पर फिलहाल ये शेयर ट्रेड कर रहा है। 2100 रुपए और 95 पैसे, 2% ऊपर है। इसको आपको खरीदने की सलाह है मेट्रोपोलिस को। आरती ड्रग्स को लेकर खबर आई है और जो ही ये खबर आई, आप शेयर देखिए 9%, 10% ऊपर चला गया है। 900 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह कंपनी बायबैक करने वाली है। बायबैक के साइज को जरा देखते हैं कि साइज क्या है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि अच्छा अगर आप टेंडर कर रहे हैं तो आपके कितने शेयर खरीदे जाने की संभावना है। टेंडर ऑफर के जरिए बायबैक होगा, लेकिन 624 रुपए का ये भाव है और 900 रुपए पर ये बायबैक हो रहा है। जो डिटेल्स मतलब छोटा साइज हो सकता है बायबैक का, 60 करोड़ रुपए के आसपास का ये बायबैक होगा आरती ड्रग्स का। आरती ड्रग्स एक बार इस पर जरा व्यू दीजिए राजेश सर आप अपना। हाँ, 59.8 करोड़, करीब करीब 60 करोड़ रुपए के आसपास खर्च करने वाली है। तो बड़ा छोटी रकम है ये तो बायबैक के लिहाज से। बिल्कुल सही कहा आपने, बायबैक के लिहाज से बहुत छोटी रकम है, लेकिन एक तरीके से ये मार्केट को सपोर्ट देगा प्राइस के लिए। और दूसरे अगर आप देखो तो कई क्वार्टर से ये स्टॉक बड़ा पिटा हुआ है। आरती ग्रुप की जो दोनों तीनों कंपनियां हैं बहुत पिटे हुए स्टॉक्स है। और जिस तरीके से फार्मा वगैरह में तेजी वापस से बन रही है, मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छी बढ़त हो सकती है, क्योंकि वैल्यूएशन में जो भी नेगेटिव थे ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, बावजूद इसके कि अभी अभी में मेरे ख्याल से 8-9% बढ़ गया है। मैं समझता हूँ 750, 750 के टारगेट एक साल में बिल्कुल हो सकते हैं। गिरावट में खरीदारी की सलाह रहे। राजेश जी, पता दिक्कत क्या होती है? दिक्कत होती है कि ये खबर ना कुछ दिन पहले आई थी कि अच्छा कंपनी विचार करने जा रही है बायबैक पर, तब भी शेयर चल गया उस खबर पे। अब जब खबर आ गई फिर से शेयर चल रहा है। तो सर कितना यकीन करें, मतलब कुछ तो कोरिलेशन होता होगा ना भाव का और न्यूज का। इसी वजह कर अभिषेक जी मैंने कहा कि जो निवेशक हैं उनके लिए गिरावट पे खरीदारी की सलाह रहेगी, क्योंकि बायबैक में पार्टिसिपेट करने के लिए जो क्वांटम है बहुत छोटा है। तो कितने शेयर एक्सेप्ट होंगे, एक्सेप्टेंस रेशियो क्या आएगा, वो एक बड़ी बात होगी, क्योंकि एक्सेप्टेंस रेशियो उतना अच्छा आता दिखता नहीं है। लेकिन जो निवेशक है उनके लिए गिरावट पे, गिरावट से मेरा मतलब है अभी ये जो तेजी का माहौल खबर के वजह से बना है, अगर वापस से कूल ऑफ होता है और 570, 580 के लेवल्स तक आता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ठीक है, खरीदारी की सलाह होगी। और ये कंपनी दरअसल बायबैक के लिए जानी जाती है आरती ड्रग्स। 2016 से अब तक देखेंगे करीब 8 सालों में छठी बार ये कंपनी ये बायबैक करने जा रही है। तो ये कंफर्मेशन भी आ गया। अब ये डे हाई पर 11% ऊपर 627-28 रुपए पर जाकर ये शेयर कारोबार कर रहा है आरती ड्रग्स का। चलिए फिर से BTS की तरफ बढ़ेंगे और श्रीकांत जी आपका शेयर जानेंगे। बताइए सर, आप क्या खरीदेंगे? बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि मेटल स्टॉक्स में वैसे काफी अच्छा ट्रेंड बना हुआ है और वेदांता ये एक ऐसा स्टॉक है कि जहाँ पे अच्छा खासा टेक्निकल फॉर्मेशन बना है। कल के हाई के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, कंप्लीट एक रिवर्सल फॉर्मेशन बना है, तो वेदांता को मैं लॉन्ग करूंगा। टारगेट्स यहाँ पे रहेंगे 480 रुपए के, और स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा वो हम रखेंगे एट 452 का। तो 452 का स्टॉप लॉस रखें, यानी 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखें। 480 से लेकर 482 के टारगेट्स नजर आते हैं। ठीक है, 480 से 482 की टारगेट और 452 रुपए का स्टॉप लॉस वेदांता के लिए। मेटल में ये पिक हो गया श्रीकांत जी की तरफ से। आपके लिए एक BTST का बढ़िया सौदा हो गया मेटल में अगेन। कुणाल जी के पास चलेंगे। कुणाल जी, आपकी नजर कौन से सेगमेंट पर है? आप क्या सजेस्ट करेंगे खरीदने के लिए? खरीदने के लिए एक स्टॉक है SRF, जो अभी 2543 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। खरीदारी करके चले SRF 2543। 2500 का हम यहाँ पे ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। टारगेट की बात करते हैं तो ये इमीडिएट टारगेट है, जो इसका इमीडिएट हाई भी है 2580, वो हमारा पहला टारगेट होगा। और जैसे ही 2580 स्टॉक क्रॉस करेगा 2630 2630 तक के भी टारगेट ये स्टॉक दिखाने के लिए रेडी है। सो SRF खरीदारी करके चलने की सलाह है। 2500 का SL, 2580 और 2630, दो टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। 2580 और 2630 ये टारगेट हैं कुणाल जी के। लेकिन आज
अभी थोड़ी देर पहले श्रीकांत जी ने भी SRF सजेस्ट किया था और टारगेट बताए थे 2600 रुपये और 2675 रुपये। अब आपके पास दो एक्सपर्ट के एक सेम शेयर है, टारगेट और स्टॉप लॉसेस अलग हैं, जो आपको ठीक लगता हो, क्योंकि श्रीकांत जी का टारगेट थोड़ा सा बड़ा है और कुणाल जी का थोड़ा सा छोटा है उससे, लेकिन कन्विक्शन डबल ज़रूर हो गया। एक ही शेयर पर जब दो एक्सपर्ट की बुलिश व्यू हो जाए तो SRF को खरीदने की सलाह है आपके लिए हमारे दो एक्सपर्ट की तरफ से, कुणाल जी की तरफ से भी, उसके पहले श्रीकांत जी ने भी ये सेम शेयर आपको रेकमेंड किया था। अब एक खबर आपको बताते हैं कि 30 सितंबर से निफ्टी में जो शेयर हैं उनके स्वरूप थोड़े से बदल जाएंगे, क्योंकि BL और ट्रेंड की एंट्री हो जाएगी और उसके अलावा जो बाहर हो जाएंगे शेयर वो हैं डिवीज लैब और LTI माइंट्री। क्या कुछ बदलाव हो रहे हैं, इससे कितना ज़्यादा निवेश जो अंदर आ रहे हैं शेयर उनमें आ सकता है और आउटफ्लो कितना होगा, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी सौमित सरकार जुड़ गए हैं। सौमित, बताइए क्या है पूरी की पूरी डिटेल्स। NSE ने अपने काफ़ी सारे इंडेक्सेस में कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि निफ्टी 50 में ट्रेंड और BL इंक्लूड होंगे, जबकि LTI माइंट्री और डिवीज लैबोरेटरी निफ्टी 50 से बाहर निकल के निफ्टी नेक्स्ट 50 में इंक्लूड किए जाएंगे। तो इस चेंजेस के कारण जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा, ट्रेंड और BL में करीब 340 to 470 मिलियन US डॉलर्स की इनफ्लो एक्सपेक्टेड है, जबकि डिवीज लैब और LTI माइंट्री पर अगर नेट बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो करीब 150 to 190 मिलियन US डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे BHEL, JSW एनर्जी, मैक्रोटेक, NHPC और यूनियन बैंक इंक्लूड किए जाएंगे और इस कारण जो इनफ्लोज होंगे वो करीब 30 to 50 मिलियन US डॉलर्स के हो सकते हैं। और आउटफ्लोज की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कोलगेट, SRF, मैरिको, SBI कार्ड, बर्जर पेंट्स, ये सब निफ्टी नेक्स्ट 50 से बाहर निकल जा रहे हैं, जिसके कारण जो आउटफ्लोज होंगे वो करीब 20 to 60 मिलियन US डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है। अब निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे सिर्फ एक ही चेंज हो रहा है, कैनरा बैंक इंक्लूड किया जा रहा है और बंधन बैंक को एक्सक्लूड कर रहे हैं। कैनरा बैंक में करीब 44 मिलियन US डॉलर्स के इनफ्लोज एक्सपेक्टेड है और बंधन बैंक की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 35 to 40 मिलियन US डॉलर्स के आउटफ्लोज एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट के हिसाब से। अब ये जो चेंजेस होंगे ये 38 सितंबर से रिफ्लेक्ट करेंगे, बट इन चेंजेस के कारण जो इनफ्लो आउटफ्लो होगा वो 27 सितंबर को एक्सपेक्टेड है। तो ये सारे स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा, खासकर BL और ट्रेंड जो निफ्टी 50 में फ्रेश इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, शुक्रिया सौमित। तो डिवीज लैब करीब 4 साल निफ्टी का पार्ट रहा और LTI माइंट्री को तो खैर लास्ट ईयर ही इंक्लूड किया गया था निफ्टी में। अब ये दोनों शेयर बाहर हो रहे हैं और इनकी जगह ले रहे हैं ट्रेंड आ रहा है और दूसरा शेयर जो आएगा वो है BL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। ये दो शेयर, हालांकि होता ये है आमतौर पर कि जब ये खबर आती है ना कि एक्सक्लूजन हो रहा है, निफ्टी से बाहर जा रहे हैं, तो शेयर थोड़े से गिरते हुए दिखाई देते हैं। आज हालांकि थोड़ा उल्टा हो रहा है, क्योंकि डिवीज लैब और LTI माइंट्री दोनों के दोनों शेयर ऊपर कारोबार कर रहे हैं। राजेश सर, एक आपसे व्यू लेंगे, कितना फर्क आप पड़ता हुआ देख रहे हैं डिवीज लैब्स के बारे में, जरा आप राय दीजिए। जिनके पास हैं, क्या कुछ सोचें इससे निकलने का, कहीं पोजीशन को शिफ्ट करने का, या फिर बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, बने रहना चाहिए। मुझे लगता है कि ये जो खबर आई है निफ्टी इंडेक्स से बाहर निकलने की, तो हो सकता है कि थोड़ी फंड की सेलिंग आए, लेकिन अगर फंडामेंटली देखो तो स्ट्रॉन्ग कंपनी API में सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है और सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3 सालों में 2.5 सालों में अच्छी खासी गिरावट देखी है। वो कोविड के बाद एक अच्छा ऊंचाई बना था, उसके बाद गिरावट देखी है। फंडामेंटली सुधार हो रहा है पूरे API स्पेस में। मुझे लगता है बने रहना चाहिए स्टॉक। ठीक है, बने रहने की सलाह है आपके लिए डिवीज लैब को लेकर। आज हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में ना मैक्रोटेक डेवलपर में अच्छी तेजी है, करीब 5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। और पिछले दिन हमने शुक्रवार को देखा था कि रियल एस्टेट स्टॉक्स थोड़े से प्रेशर में आए थे, लेकिन फिलहाल ये डे हाई पर है मैक्रोटेक डेवलपर का शेयर। ऊपरी स्तरों से हालांकि काफ़ी गिरा है ये श्रीकांत जी, लेकिन क्या इस शेयर को लेके जाएं BTST के लिए? मुझे लगता है कि यहाँ पे भी कुछ लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। देखिए, वैसे रियल एस्टेट जो ओवरऑल स्पेस है वहाँ पे हमने कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखी, वहाँ पे कुछ अंडर परफॉर्मेंस सेक्टर का है, लेकिन जैसे कि ये स्टॉक 1650 से करेक्ट होते हुए 1150 के करीब आया है और अपने प्रीवियस बॉटम्स को, यानी मल्टीपल बॉटम्स को उसने मल्टीपल टाइम रिटेस्ट किया है। मुझे लगता है बिल्कुल इन लेवल्स पे वैल्यू बनती है, करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें। आज बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है, इसमें कंप्लीट बार रिवर्सल पैटर्न है।
बेस्ड ऑन दैट हमें लगता है कि स्टॉक कम से कम 1270-75 के लेवल्स भी दिखा सकता है अभिषेक जी। तो बिल्कुल इसे लॉन्ग करें। स्टॉप लॉस जो हमें रखना पड़ेगा, हम यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन 1180 रुपए का। तो थोड़ा 20-40 रुपए का स्टॉप लॉस हमें रखना जरूरी है, 40 रुपए तक का, लेकिन टारगेट्स नजर आते हैं 1300 रुपए तक के। ठीक है, 1180 का स्टॉप लॉस और 1300 रुपए तक के टारगेट्स आपके लिए होंगे मैक्रोटेक डेवलपर्स यानी कि लोढ़ा में। बाजार बंद होने में 40 से 45 सेकंड के आसपास समय रह गया है और आज जिन शेयरों ने सपोर्ट किया है बाजार को उनकी लिस्ट है आपकी स्क्रीन पर। एचसीएल टेक, हिंडाल्को, एनटीपीसी, ओएनजीसी, बजाज फिनसर्व 3 से 4% के आसपास की सॉलिड तेजी रही और इस तेजी को सपोर्ट करने का काम किया है जो वेटेज के लिहाज से जो बड़े शेयर हैं। आरआईएल लेकर आई है, आरआईएल में आज तेजी रही, एचडीएफसी बैंक के शेयर में तेजी रही, आईसीआईसीआई बैंक ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा फिसला जरूर है लेकिन उसने भी आज बाजार को सपोर्ट देने का काम शुरुआती जरूर किया था। तो ये 3 दिग्गज शेयर, लेकिन मेटल, आईटी ये रहे आज के सुपरस्टार और इनकी बदौलत ही चला है बाजार। जेरम पॉवेल के स्टेटमेंट के बाद जिसमें उन्होंने कहा कि ब्याज दरों को एडजस्ट करने का समय आ गया है और उसके चलते बाजार में आज के सत्र में उत्साह बना। गैप सिर्फ 50 अंकों का दिखा रहा था गिफ्ट निफ्टी, लेकिन आप देखिए जो क्लोजिंग देके जा रहा है बाजार वो देके जा रहा है 25,000 के ऊपर और यही बहुत ही क्रूशियल थी। हमने जब शो की शुरुआत की तो हम यही चर्चा कर रहे थे कि अब 200 पॉइंट की तेजी के बाद अब तेजी शायद ना हो, बाजार में तेजी चाहिए भी नहीं, लेकिन एक अच्छी क्लोजिंग जरूर चाहिए 25,000 के ऊपर की। वो क्लोजिंग बाजार के लिए मिल गई है। अब ये क्लोजिंग और यहां से लिक्विडिटी का जो फोर्स होता है वो बाजार के लिए फ्यूल करने का काम करेगा। देखना होगा कि जियोपॉलिटिकल जो भी टेंशन है मिडिल ईस्ट में वो किस तरह से खबरें आती हैं। अदरवाइज बाजार के यहाँ से स्पीड ब्रेकर तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन ये हाँ ट्रिगर्स भी यहाँ से कुछ खास आगे नहीं दिख रहे हैं। ट्रिगर सारे के सारे एग्जॉस्ट हो गए हैं। तो बाजार के लिए फ्रेश फ्यूल, क्या एफआईज की बाइंग जारी रहेगी, क्या बाजार उससे ट्रिगर लेगा, इस पे हमारी नजर जरूर रहेगी। लेकिन आज एक बढ़िया क्लोजिंग हमने देखी है। कुछ को जो सुपरस्टार हैं आपको बता दें, होनासा कंज्यूमर में आज बहुत ही शानदार तेजी रही। ब्रोकिंग शेयरों में जेम फाइनेंशियल बहुत चला है। इसके अलावा मोतीलाल ओसवाल के शेयर में तेजी रही। क्वेस कॉर्प, जिलेट ये शेयर चले। मेटल में नाल्को में बहुत शानदार तेजी आज हमने देखी है और हिंडाल्को का शेयर भी आज खूब चला है। हमने देखा कि एनआईटी में आज 20% के ऊपरी सर्किट पर शेयर जाकर बंद हुआ है। निफ्टी में एकमात्र शेयर अपोलो हॉस्पिटल रहा जहां पर 1% के आसपास की गिरावट रही। वहीं अगर हम वायदा के शेयरों की बात करें तो सबसे ज्यादा गिरावट रही जाइडस लाइफ में। सिटी ने बिकवाली की राय दी थी और उसके चलते हमने देखा कि शेयर पर प्रेशर बना। 200 रुपये नीचे का लक्ष्य इसमें है। हालांकि चकान जी ने ये कहा कि आपके लिए थोड़ा सा नीचे आने पर 100 रुपये नीचे आ जाए तो आपके लिए एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है जाइडस लाइफ के शेयर में। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अपने एक्सपर्ट से जरा डिस्क्लोजर लेंगे, उसके बाद उनको अलविदा कहेंगे। चकान जी शुरुआत आपसे करेंगे, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? स्टॉक्स आज हमने डिस्कस किया है, वहाँ पे मेरी खुद की पोजीशन नील है, लेकिन हमारे ग्रुप ऑफ कंपनीज की या हमारे क्लाइंट्स की इन स्टॉक्स में पोजीशंस हो सकती है। अंशु जी आपका डिस्क्लोजर? देखिए अभिषेक जी, जितने स्टॉक हमने बात किए हैं मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में तो कोई भी नहीं है, लेकिन क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकता है। ठीक है, क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हो सकता है। राजेश सर आप भी कोई डिस्क्लोजर शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस स्टॉक्स पे भी सेक्टर पे हमने बात करी है मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है उनमें। क्लाइंट्स की बिल्कुल हो सकती है क्योंकि कई बार यही राय हम अपने क्लाइंट्स को भी देते हैं। परफेक्ट सर, ठीक है। कुणाल जी आपकी तरफ से डिस्क्लोजर सर? जो स्टॉक हमने सजेस्ट किए हैं वो स्टॉक में मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। हाँ, क्लाइंट वाइज पोजीशन वो स्टॉक में हो सकती है। ठीक है, आप चारों का बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और हमारे दर्शकों का ज्ञानवर्धन भी करने के लिए, और पैसे तो खैर उन्होंने बनाए ही होंगे। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं। हम लगे हाथ आपकी कल की भी तैयारी करवा देते हैं। ब्रेक के बाद हमारा खास शो मार्केट को लेकर कल की तैयारी, जिसमें आपको कल को लेकर भी आज ही राय दे दी जाएगी और तमाम शेयरों पर भी आपके लिए व्यू मिलेगा। आप कहीं जाएगा नहीं।